नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज़ को चला रखा है। उसी सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 44 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आप ITI बिहार इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमने स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चन 44 वीडियो अपलोड किया हुआ है। इस वीडियो को आप कंप्लीट यदि देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो से सब कवर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों का आगाज़ किया जाए और आपके स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो है कि 80 चालक प्रति पोल के साथ 8 पोल DC मशीन में पोल अंतराल क्या होगा। पोल पिच पूछा गया है। पोल पिच फार्मूला जो होता है, पोल पिच इक्वल टू स्लॉट अपान पोल होता है, या स्लॉट में हम क्या डालेंगे तो चालक डालते हैं तो चालक अपान पोल कह सकते हैं। क्लियर, ये पोल पिच का फार्मूला होता है। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 80 चालक प्रति पोल हैं। चालक प्रति पोल, इसी का मान जो दिया गया है वो 80 दिया गया है, अर्थात यही तो पोल पिच हुआ ना, क्योंकि पोल पिच का फार्मूला होता है चालक अपान पोल। तो चालक अपान पोल तो 80 दिया है, यानी 80 ही जो होगा वो पोल पिच होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर कि एक स्टेपर मोटर में 15 घूर्णन पूर्ण वांछित हैं। यदि स्टेप एंगल का मान 3.6 डिग्री हो तो इसके चालक प्रणाली में कितना भार दिया जा सकता है। स्टेपर मोटर का ये क्वेश्चन है। स्टेपर मोटर जो पूर्ण घूर्णन करती है तो वो 15 घूर्णन कर लेती है और उसमें एक स्टेप का जो एंगल बनता है वह 3.6 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस मोटर पर भार कितना दिया जा सकता है, लोड कितना दिया जा सकता है। तो लोड इक्वल टू होता है पूर्ण घूर्णन, यानी पूर्ण घूर्णन अपान स्टेप एंगल यानी कोण, स्टेप कोण इंटू 360 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ से पूर्ण घूर्णक कितना है तो 15 है, अपान स्टेप एंगल कितना है तो वह 3.6 है और इंटू 360 हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट जब हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो बढ़ जाएगा और ये 36 से 36 एक बार में कटेगा, 2 जीरो और 15 पर डबल जीरो आ जाएगा, यानी 1500 का इस पर लोड दिया जा सकता है इस स्टेपर मोटर पे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर की एक 4 पोल मशीन में प्रत्येक पोल के अंतर्गत 40 खांचे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र स्टूडेंट हमने नहीं बना पाए, इसको आप देख लीजिए। फिगर कुछ ऐसे था और इसमें 4 कंडक्टर रखे गए थे ऐसे 4 कंडक्टर रखे गए थे। देखिए अब क्वेश्चन को समझिए कि 4 पोल मशीन में प्रत्येक पोल के अंतर्गत 40 खांचे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। खांचे में चालक हैं तो मशीन में टोटल कंडक्टर की संख्या क्या होगी। ये एक पोल है और कह रहा है कि इस मशीन में जो पोल है वो 4 हैं और प्रत्येक पोल में 4 कंडक्टर रखे गए हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक पोल का ये फिगर दिखाया गया है, इसमें 4 कंडक्टर रखे गए हैं और
टोटल पोल की संख्या कितनी है? 4 है और प्रत्येक खांचे के अंतर्गत 40 कंडक्टर हैं, तो टोटल चालक की संख्या क्या होगी? तो चालक की संख्या इक्वल टू क्या हो गया? पोल। तो पोल कितने हैं? 4 हैं। प्रत्येक पोल में कंडक्टर कितने हैं? तो 4 हैं। 1 2 3 4, 4 कंडक्टर हो गए। अब खांचों की संख्या कितनी है? देखिए क्वेश्चन में ही दिया है 40, तो ये 40 हो जाएगा। अब आप सबका इंटू करेंगे तो 16 4 64 पर 1 0, यानी 640 कंडक्टर रखे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी 640 कंडक्टर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर कि यदि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज प्रेरण मोटर 1350 आरपीएम पर चल रही है तो बैकवर्ड स्लिप का मान ज्ञात कीजिए। बैकवर्ड स्लिप पूछा गया है। इसमें देखिए इस रोटर की जो स्पीड है वो 1350 आरपीएम है, सिंक्रोनस स्पीड दिया गया नहीं है। तो पहले बैकवर्ड स्लिप का आप मान निकालेंगे। बैकवर्ड स्लिप इक्वल टू जो फार्मूला बनता है NS माइनस कॉस्ट में माइनस NR अपान NS इंटू 100% में पूछेगा तो लगाते हैं। अब ये बैकवर्ड स्लिप का फार्मूला क्या हुआ? NS माइनस रोटर स्पीड मतलब NR अपान NS हो जाएगा। अब देखिए यहाँ NS हमको पता नहीं है, तो फ्रेक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और पोल की संख्या 4 है, तो इस पर हम NS का मान निकाल लेते हैं। 120 F अपान P हो जाएगा। 120 और फ्रेक्वेंसी 50 हर्ट्ज और पोल जो है वो 4 दिया है, तो 4 रख देंगे। 4 3 12 3 5 15, 1500 आरपीएम इसका सिंक्रोनस स्पीड आएगा, यानी NS का मान हमें मिल गया 1500 माइनस फिर ब्रैकेट में NR, क्वेश्चन में ही रोटर स्पीड दिया गया है 1350 अपान फिर NS यानी सिंक्रोनस स्पीड 1500 हो जाएगा। अब देखिए अंदर में ये माइनस है, ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, तो 1500 प्लस 1350 जोड़ा जाएगा। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए 1 0 0 ये 0 हो जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा और 3 5 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। 285 पर 0 अपान 1500 हो जाएगा। अब 1500 में से 1 0 से 1 0 मारा जाएगा। अब ऊपर में जो हो जाएगा 285 अपान 150 हो जाएगा। जब इसमें आप भाग देंगे तो 1.9 आ जाएगा, यानी इस मोटर का बैकवर्ड स्लिप का जो मान हुआ वह 1.9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर में है कि एक बार टाइप धारा ट्रांसफार्मर CT में इसके द्वितीयक में एक मानक परास वाले अमीटर के साथ प्रयुक्त होने हेतु 400 टर्न है। यदि यह 4 एम्पियर का मान प्रदर्शित करता है तब बस बार धारा क्या होगी? बस बार की करंट पूछा गया है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे तो यहाँ 400 टर्न दिया गया है और 4 एम्पियर की करंट दिया गया है, तो मान लेते हैं कि N1 प्राइमरी में जो टर्न है वो 1 है और सेकेंडरी N2 का मान तो दिया ही गया है 400 टर्न है। इसके बाद यहाँ पे रेटेड जो करंट है वो सेकेंडरी की करंट है I2 है, वो 4 एम्पियर है और बस बार की जो करंट है यहाँ है I1, अब यही I1 क्वेश्चन मार्क है, यही ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करेंगे, फार्मूला आपने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का पढ़ा होगा। क्या होता है कि N1 अपान N2, इसको N2 अपान N1 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। N1 अपान N2 इक्वल टू I2 अपान I1 हो जाएगा। इसी फार्मूले में मान को पुट करेंगे। N1 का मान देखिए 1 है तो 1 कर देंगे अपान N2 का मान 400 टर्न है इक्वल टू I2 का मान 4 एम्पियर है अपान I1, बस बार की करंट हमें ज्ञात करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहाँ से I1 हो जाएगा इक्वल टू
400 इंटू 4 16 पर डबल जीरो हो जाएगा। यानी I1 करंट यानी बस बार की जो करंट होगी वह 1600 एम्पियर होगी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1600 एम्पियर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि 300 वोल्ट की आवश्यकता वाले अनुप्रयोग के लिए एक श्रृंखला में संयोजित मानक शुष्क सेल का उपयोग किया जाना है तो इसमें कितने बल्ब की आवश्यकता होगी। एक ड्राई सेल है, शुष्क सेल है, इसमें कह रहा है कि इसका सीरीज में कनेक्शन किया जा रहा है और रिजल्टेंट जो वोल्टेज मिल रहा है वह 30 वोल्ट का वोल्टेज मिलना चाहिए। तो हमें सीरीज में कितने शुष्क सेल लगाने पड़ेंगे। तो शुष्क सेल की एक सेल की वोल्टेज की बात किया जाए शुष्क सेल की तो 1.5 वोल्ट होता है। अब हमें वोल्टेज जो प्राप्त करनी है 30 वोल्ट प्राप्त करनी है, तो 30 वोल्ट प्राप्त करनी है तो प्रत्येक सेल का वोल्टेज 1.5 है, तो इसमें 1.5 से यदि हम भाग दे देते हैं तो सीरीज में कितने शुष्क सेल लगाए जाएंगे हमें मान पता चल जाएगा। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 कर देंगे और 15 दूनी का 30 और 10 दूनी का 20, यानी सीरीज में शुष्क सेल जब 20 लगाएंगे तो हमें 30 वोल्ट का वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। यानी वो बल्ब की वह सेल की संख्या जो होगी 30 होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्न में से कौन सा किसी परिपथ के शक्ति गुणांक के बराबर होता है। पावर फैक्टर की बात किया गया है तो पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू होता है R अपन जेड। R को हम रजिस्टेंस कहते हैं और Z को इम्पीडेंस कहते हैं, तो रजिस्टेंस अपन इम्पीडेंस कह सकते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं किलोवाट यानी वास्तविक शक्ति अपन KVA वास्तविक शक्ति अपन आभासी शक्ति। अब इसी को हम लिख सकते हैं वास्तविक शक्ति अपन आभासी शक्ति। तो ऑप्शन ए है कि किलोवाट अपन KVA वास्तविक शक्ति अपन आभासी शक्ति, तो इसको तो कह सकते हैं, यानी ऑप्शन जो है ए सही है। अब सेकंड ऑप्शन जो है प्रतिघाती शक्ति अपन आभासी शक्ति, ये गलत है। वास्तविक शक्ति होता है अपन आभासी शक्ति, तो गलत है। ये भी सी नंबर प्रतिरोध अपन प्रतिघात नहीं होता है, जेड इम्पीडेंस होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर कि यदि एक 600 KVA 250 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पर कार्य कर रहा है तो यह KVA निर्धारण ... से अधिक नहीं होना चाहिए। एक ट्रांसफार्मर है, उसकी KVA रेटिंग जो है वह 600 KVA है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 250 है। अब कह रहा है कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 250 कर दी जाए तो फिर उसकी KVA रेटिंग क्या होगी। किसी भी ट्रांसफार्मर की जो KVA रेटिंग होती है वो समानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी के। यहाँ जब फार्मूला हम बनाएंगे तो कह सकते हैं कि KVA1 अपान KVA2 इक्वल टू F1 अपान F2। फार्मूला यही होगा क्योंकि KVA रेटिंग और उसकी फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है आपस में समानुपाती का होता है। अब देखिए KVA1 का मान जो दिया गया है 600 दिया गया है और F1 का जो मान है वो 250 हर्ट्ज का दिया गया है। F2 का मान 50 हर्ट्ज दिया गया है। KVA2 रेटिंग बतानी है तो KVA1 यानी 600 KVA अपन KVA2 इक्वल टू F1 यानी 250 अपन F2 50 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो मारा जाएगा, 55 25 हो जाएगा और 12 5 60 हो जाएगा। यानी KVA2 का मान जो होगा 120 KVA हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी 120 KVA बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर की संतृप्तता को नगण्य मानते हुए यदि DC श्रेणी मोटर की धारा 10 एम्पियर से बढ़ाकर
14 एम्पियर कर दी जाती है तो उसका टार्क क्या होगा। डीसी सीरीज मोटर का जो टार्क होता है और उसके आर्मेचर करंट के बीच रिलेशन जो होता है वो टार्क समानुपाती IA स्क्वायर में होता है। अब यहाँ से समानुपात आपस में ये दोनों हैं तो इसका जब हम फार्मूला बनाएंगे तो टार्क 1 टार्क 2 इक्वल टू आर्मेचर करंट A1 का स्क्वायर अपन आर्मेचर करंट A2 का स्क्वायर कर देंगे। अब टार्क मानते हैं कि पहला 1 रहा होगा तो दूसरा टार्क हमें बताना है, और आर्मेचर की प्राइमरी करंट जो थी, प्राथमिक करंट, वह 10 एम्पियर थी। तो I1A का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10 हो जाएगा, और यही आर्मेचर करंट 10 से बढ़ाकर अब 14 कर दी जाती है, यानी आर्मेचर करंट 2 का मान कितना हुआ, 14 हुआ। तो अब इसको 14 × 14 कर देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टार्क 2 इक्वल टू जो आएगा वह 14 × 14 अपान 10 हो 10 × 10 100 हो जाएगा, यानी टार्क 2 इक्वल टू 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 अपान 100 हो जाएगा। जब इसमें भाग देंगे तो 2 अंक के बाद कटेगा दशमलव, यानी टार्क 2 इक्वल टू जो मान आएगा 1.96 हो जाएगा। यानी पहले टार्क का T1 का टार्क T2 के टार्क का T2 जो टार्क होगा वो T1 टार्क का कितना गुना हो गया, 1.96 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 1.96 गुना। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की, यदि लिथियम आयन सेल की क्षमता 2 एम्पियर घंटा है तो सैद्धांतिक रूप से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। सेल या बैटरी की कैपेसिटी की बात किया जाए तो कैपेसिटी जब हम निकालते हैं कैपेसिटी तो एम्पियर इंटू घंटा होता है, तभी तो किसी बैटरी की एम्पियर दक्षता जो बताई जाती है वो mH में बताई जाती है, यानी एम्पियर घंटा होता है। तो दिए गए मान के अनुसार यदि टाइम और एम्पियर का गुणा करते हैं तो वह इस एम्पियर घंटा यानी कैपेसिटी के बराबर आ जाता है, तो वो विकल्प सही होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा गलत है, गलत पूछा गया है, आंसर करना है। कह रहा है पहला ऑप्शन कि 1/2 घंटा, मतलब H का मान है 1/2। अब ये करंट कितनी फ्लो कर रही है तो 4 एम्पियर की, 2 दूनी का 4, 2 आ गया, यानी 2 mH। पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा की बात करें तो 1/2 घंटा और 1 में, यानी ये 1/2 ही रहा ना mH, जबकि 2 mH की ये बैटरी है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, गलत पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1 घंटा इंटू कितनी करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर की, तो 2, इसका गुणनफल 2 mH के बराबर हो गया इसकी कैपेसिटी के, तो ऑप्शन सी जो है वो भी सही है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में जो टाइम है वो 2 घंटा है और करंट कितनी फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर की, तो इसका गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, यह भी कैपेसिटी के बराबर हो जा रहा है, अर्थात डी भी सही है। गलत पूछा गया था, गलत जो है बी ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।